नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शिक्षा भी सौरभ यूट्यूब चैनल पे। और मैं सौरभ हर बार बताता हूँ। चलिए और बताइए आप लोग कैसे हैं। आज आपका स्वागत है भूगोल के अगले सेशन में। तो आज तक जो पिछली वाली क्लास में हमने देखा था कि ब्रह्मांड से संबंधित जो भी चीज़ें आने वाली थी उसके बारे में, लेकिन आज हम ब्रह्मांड के आगे जो पढ़ेंगे वो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज से हम सौरमंडल पढ़ेंगे। ठीक, तो पीछे वाली जर्नी कैसी रही, पीछे वाली क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और आज की क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उन लोगों तक जिनको इनकी ज़रूरत है। ठीक है, देखिए आज हम जो बात करेंगे वो हम पूरे तरीके से सूर्य की बात करेंगे। हम बात सूर्य की करेंगे कि आखिर सूर्य में क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ें सूर्य में होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनसे आप अनजान हैं। आज पूरे तरीके से कहते हैं ना कि किसी का पोस्टमार्टम करना, तो वही हाल है कि आज हम सूर्य का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर कैसे सूर्य पे क्या क्या चीज़ें किस तरीके से बांटा गया है, क्या क्या भूमिका, जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके पहले हमने आप लोगों को तारा के बारे में बताया था कि तारा आखिर एक सूर्य ही होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं कि वो धीमे धीमे टूटता हुआ और अपने अस्तित्व को ख़त्म करता हुआ फिनिश हो जाता है और ब्लैक होल में चेंज हो जाता है। ये चीज़ हमने पिछली वाली क्लास में आपसे बताई थी। तो आज हम सूर्य के बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे। एक बेहतरीन नोट आपका तैयार होगा अगर आप जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाएंगे, एक बेहतरीन चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, और बेहतरीन चीज़ के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सूर्य, सबसे पहले ये जाने कि सूर्य, अगर एक ही चीज़ आपको लिखनी है, आराम जैसे से बोलते जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा, लिखते रहिएगा। तो सूर्य एक तारा है। सबसे पहला जो यही पूछा जाता है छोटे एग्जाम में, बड़े एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। अगर सूर्य एक तारा है इसका मतलब है सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है, सूर्य में जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसके लिए कोई ना कोई अभिक्रिया होती है। वो अभिक्रिया को क्या कहते हैं? नाभिकीय संलयन। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सूर्य में किस अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है, तो आप कहेंगे नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदल रहा होता है। जो हाइड्रोजन होता है वो हीलियम में बदल रहा होता है, जिसके कारण हमारे सूर्य में अपार ऊर्जा विमुक्त होती है, अपार ऊर्जा निकलती है। ये दो क्वेश्चन ऐसे थे। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो देखेंगे, हमने जब आपको आकाशगंगा के बारे में बताया था तो हमने आपसे बताया था कि जो हमारी आकाशगंगा है, मिल्की वे है, उसमें लाखों अरबों तारे हैं। उन तारों में से हमारा सूर्य भी एक तारा है। उन 100 अरब तारों में से, उन 100 अरब तारों में से हमारा सूर्य भी एक तारा है। जो हमारी मंदाकिनी के निर्माण में जो अरबों सूर्य ने भाग लिया था, उन सूर्य में हमारा सूर्य भी एक तारा है जो हमारे मंदाकिनी के निर्माण में भाग लेता है। आगे बात करेंगे, सूर्य को हमारे सौरमंडल का, मंदाकिनी का, या फिर आप कहेंगे कि मिल्की वे का नहीं, हमारे सौरमंडल का मुखिया, जनक या फिर नेता, इस तरीके के अगर आप लिखना चाहते हैं लिखिएगा। हमारे सूर्य को जनक, अब किसका जनक? सौरमंडल का। मतलब हमारे सूर्य को सौरमंडल का जनक, मुखिया, कहते हैं नेता, और अगर इसे कहेंगे प्रधान भी कह लेंगे, अगर मुखिया है तो प्रधान। इन 3-4 नामों से जाना जाता है हमारे सूर्य को। जनक, मुखिया, प्रधान, नेता, इस तरीके की उसे
उपमा दी जाती है। उर्फ सूर्य उर्फ फला, राम बाबू उर्फ कलुआ, ऐसे होता है कि सूर्य को भी कुछ अन्य नामों से बुलाया जाता है या कहा जाता है। अब हमारा जो सूर्य है, मतलब हमारा जो मिल्की वे है, जो हमारा मंदाकिनी है, उससे हमारा सूर्य या हमारा सौरमंडल लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई होती है, अभी मैं आगे बताऊंगा। तो ये चीज क्लियर हुई, आगे लिखिएगा। अब सूर्य जो हमारा है, हमारे इस पूरे मिल्की वे मंदाकिनी में, इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य से भी बड़े बड़े बहुत सारे तारे हैं। कुछ तारों का नाम मैं बता रहा हूं। जैसे अगर पहला लिखेंगे ट्रम्पलर, ये ऐसे तारे हैं ट्रम्पलर जो सूर्य से बड़े हैं, मतलब इनका आकार प्रकार हर तरीका जो होता है वो सूर्य से बड़ा है। अगला लिखेंगे बीटलगुज, दूसरा है, ये सूर्य है, पहला सूर्य ये हुआ, दूसरा ये हुआ, और एक और लिखिएगा एप्सिलॉन ऑरिगे, एप्सिलॉन ऑरिगे। ये तीनों ऐसे तारे हैं जो सूर्य से भी बड़े हैं, मतलब सूर्य से बड़े सूर्य या सूर्य से बड़े तारे कह सकते हैं। ट्रम्पलर, बीटलगुज या एप्सिलॉन ऑरिगे, ये ऐसे तारे हैं जो सूर्य से बड़े हैं। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। ये तो हो गया थोड़ा सा ब्रह्मांड से संबंधित कुछ चीजें। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सूर्य से संबंधित। जैसे सबसे एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारा सूर्य किस दिशा में गति करता है। हमारा जो सूर्य है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करता है। मतलब पूर्व से पश्चिम का मतलब जो इसकी दिशा होगी वो होगी क्लॉकवाइज, मतलब पूर्व से पश्चिम की तरफ ये गति कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व से पश्चिम है, या इसे हम नाम देते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब हुआ कि जिस दिशा में हमारी घड़ी की सुई गति करती है उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज। मतलब हमारी जो घड़ी की सुई होती है वो यहाँ से नीचे होके फिर इधर ऊपर की तरफ गति कर रही होती है। तो जो ये गति करने की दिशा होती है इसे नाम देते हैं पूर्व से पश्चिम, या फिर सूर्य घड़ी की दिशा में गति। इतनी बात क्लियर हुई होगी आपकी, पूर्व से पश्चिम और ये चीज। अच्छा, एक चीज और है, जो सूर्य का मध्य भाग है, जो सूर्य का मध्य भाग है और जो सूर्य का ध्रुवीय भाग है, सूर्य का ध्रुवीय भाग है। अब मध्य भाग कौन सा होता है और ध्रुवीय भाग कौन सा होता है उसके देखिएगा। जो मध्य भाग है वो 25 दिन में और जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिन में एक चक्कर पूरा कर पाता है। अब कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है कि एक आग का गोला है, उसका कुछ हिस्सा ज़्यादा दिन में चक्कर लगाता है और कुछ हिस्सा बहुत कम समय में चक्कर लगाता है। ठीक, तो देखिएगा जो पूर्व से पश्चिम सूर्य घूम रहा था ये किसी का चक्कर नहीं लगाता है। ठीक, ये अपनी जगह घूमता है। तो जब ये अपनी जगह घूमता है तो इसका जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है कोर का विकिरण मेखला कोरोना, मतलब ये बीच वाला जो हिस्सा है ये 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। मतलब घूम घूम के एक चक्कर 25 दिन में पूरा कर लेता है। लेकिन ये इसका ध्रुवीय भाग है, ध्रुवीय भाग का मतलब जो इसका बाहरी भाग है ये 35 दिन में एक चक्कर लगाता है। मतलब जो बीच वाली गति है, सूर्य के बीच वाली जो गति है वो ज़्यादा है, जबकि सूर्य के जो बाहरी गति है वो कम है। अब कारण क्या हो सकता है? कारण क्या है कि जब आप क्या करते हैं
जैसे मान लीजिए एक बाल्टी है, बाल्टी में हाथ डालिए और जहाँ पे आप हाथ डालेंगे, जहाँ पे आप गति कराएंगे एकदम केंद्र वाले हिस्से पे, वहाँ क्या होता है कि त्रिज्या कम होती है तो वो जल्दी घूम जाता है। त्रिज्या कम होती है तो वो जल्दी से घूम जाता है, समय उतना ही लगता है। लेकिन जब त्रिज्या बड़ी होती है, उसी चीज को घूमने में क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। सापेक्ष घूमेगा उतना ही, लेकिन कारण क्या है कि ये गैसीय पिंड है। अब लोहे का तो कोई चीज है नहीं कि जितना नीचे वाला घूमेगा ऊपर वाला भी उतना ही घूमेगा। ये गैस का कोई पदार्थ है जिसमें क्या होता है, बीच वाला हिस्सा जल्दी से चक्कर पूरा कर लेता है, लेकिन जो बाहरी हिस्सा होता है वो बहुत देर में एक चक्कर पूरा कर पाता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब लिखेंगे सूर्य का मध्य भाग 25 दिन में एक चक्कर पूरा करता है, जबकि ध्रुवीय भाग 35 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। इतनी बात क्लियर हुई। लेकिन लिखते रहिएगा, अगर आप लिखेंगे तो शायद आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो हम बात करेंगे, हमने अभी आपको बताया था नाभिकीय संलयन। हमने आपको एक वर्ड यूज किया था, वो किया था नाभिकीय संलयन के बारे में। हमने आपको बताया था कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। सूर्य में एक अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक, उसी को कहते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है। ये हाइड्रोजन है, और ये हीलियम है, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जलता है, लेकिन जलने के बाद हीलियम में कन्वर्ट होता है। ये बात हमने जब आपको तारा पढ़ाई थी तब भी यही बात बताई थी, ठीक। देखिएगा, एक दूसरे से को रिलेटेड है, चीज़ें एक दूसरे से मिली हुई है। जैसे हम लोग भी होते हैं कि कोई जलता है, कोई जलाता है, वैसे ही यही हाल होती है कि यहाँ पर भी कोई जल रहा होता है, कोई जला रहा होता है। चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। देखिएगा, अब अगर हम बात करें नाभिकीय संलयन में जो पदार्थ भाग लेते हैं, उनमें से पदार्थ कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन सूर्य में 71% पाया जाता है। तो हमने आपसे बताया कि नाभिकीय संलयन में हाइड्रोजन जो होता है वो 71% पाया जाता है, जबकि अगर हीलियम की बात करेंगे तो हीलियम 26.5% पाया जाता है। अगर हीलियम की बात करें तो हीलियम पाया जाता है 26.5%, और जो अन्य बच रहे हैं वो 2.5 पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था अन्य में क्या क्या आता है, कार्बन आता है, नाइट्रोजन आता है, आर्गन आता है, ये सब चीजें अन्य वाले पदार्थ में आती हैं। आपको देखना है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, इसका मतलब ये 71% है, लेकिन कुछ दिन बाद इसकी मात्रा कम होगी और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है, क्लियर करिएगा। अब देखिएगा, आगे देखना ये है कि जो हमारा सूर्य है हमारी पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा है। अगर देखा जाए तो हमारी पृथ्वी इतना बड़ा, हमारा अगर सूर्य है, हमारी पृथ्वी कहीं इतनी छोटी है, मतलब ये एक अनुमान है कि इतनी छोटी है। अब सोच लीजिएगा कि इतनी छोटी हमारी पृथ्वी है तो सूर्य इसकी अपेक्षा कितना बड़ा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है, तो आप लिखेंगे सूर्य पृथ्वी की तुलना में 109 गुना अधिक बड़ा है। 109 गुना, मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से 109 गुना छोटी है। सोच लीजिएगा, 1 गुना 2 गुना की बात नहीं है। खुद थोड़ी सी कल्पना करिएगा कि जब पृथ्वी हमारी इतनी बड़ी है कि इसमें 7 महाद्वीप समाये हुए हैं।
30 करोड़ लगभग सिर्फ भारत के निवासी हैं, बाकी अन्य देशों की छोड़ दीजिए। तो सोचिएगा कि 109 गुना बड़ा है तो सूर्य कितना बड़ा होगा, सोचिएगा, सोचने की बात है। ठीक, देखिएगा 109 गुना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना हिस्सा पहुंचता है, समझ रहे हैं, हिस्सा पूछा गया है कि अब इतना बड़ा सूर्य है, इसमें आग चल रही है, अगर वहां से उतना जितना उष्मा या ऊर्जा वहां से निकल जाए, अगर वो सीधे पृथ्वी पे आ जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सहन कर पाएंगे। अरे 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यहाँ पे 50 के ऊपर जाने के बाद चमड़ी उड़ी जलने लगती है, तो भस्म हो जाएंगे। देखिएगा सूर्य का 1/22वां हिस्सा, सूर्य का 1/22वां हिस्सा, जो सूर्य का जो प्रकाश है उसका 1/22वां हिस्सा जो होता है वो पृथ्वी पर पहुंचता है। सोचिएगा 1/22वां हिस्सा पहुंचता है, अगर पूरा पहुंचता तब क्या हो सकता है, और इतनी दूरी है। अभी हर चीज के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन सोचने का काम थोड़ा सा है। आप लोग सोचेंगे तो जितना जल्दी अच्छा सोच पाएंगे उतना बेहतरीन समझ पाएंगे। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करेंगे। अगर देखिएगा अब हम बात करेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना, इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको वो सब चीजें भी बता रहा हूं, लेकिन पहले उसे समझ लेते हैं फिर आंतरिक संरचना को समझते हैं। देखिएगा हमने आपसे बताया था कि सूर्य में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा होता है, ये चीज क्लियर हो चुकी थी। अब जब हम बात करेंगे, जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो सूर्य की ऊष्मा या ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंच तो रहा होगा। अब पहुंच रहा होगा तो कितना हिस्सा पहुंच रहा होगा, हमने आपको बताया था कि 1/22वां हिस्सा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा भी है। अब जानिएगा कि सूर्य से पृथ्वी के बीच दूरी कितनी है। अगर दूरी जान लेंगे और उसके हिसाब से दूरी हमने तो आपको बता रखी है अपसौर उपसौर वाले चैप्टर में जब हम पढ़ा रहे थे, तो फिलहाल यहाँ भी देखेंगे तो 150 करोड़ के लगभग मानी जाती है। अब हमें जो जानना है वो ये जानना है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लेता है। तो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है, अगर यहाँ से प्रकाश चलेगा और पृथ्वी तक आएगा तो कितना समय लगेगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड, ये एग्जैक्ट टाइम है, 8 मिनट 16 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो प्रकाश की गति होती है, प्रकाश की जो गति होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। तो सोचिएगा कि उस सूर्य से पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड का लगता है, तो दूरी कितनी हो सकती है आप निकाल सकते हैं। हाँ, आसानी से निकाल सकते हैं, उसमें बहुत वो नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, करके एक एक करके लिखते जाइएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता था, और क्लास कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सभी लोग देख लेते हैं वीडियो, आगे निकल जाते हैं। आज शेयर भी कर दिया करो, और वीडियो कैसी लगती है लाइक करके बता भी दिया करो, या कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, थोड़ी ज़रूरत है हमें आपकी। ठीक है, तो अब देखेंगे हम जो बात करेंगे सूर्य की बाहरी सतह का ताप। बाहरी सतह का मतलब अगर हम प्रकाश मंडल व वर्ण मंडल की बात करें, मतलब हमने देखिए इसको बांट रखा है, सूर्य की जो आंतरिक संरचना है उसको हमने कई हिस्सों में बांट रखा है। अब कई हिस्सों में देखिएगा, जो सबसे बीच वाला हिस्सा होता है सूर्य का, उसे हम कोर या क्रोड कहते हैं।
जो सेकंड वाला हिस्सा होता है उसे विकिरण मेखला कहते हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला हिस्सा होता है, ये हमने बना रखा, आपको दिख रहा होगा, जो थर्ड वाला हिस्सा होता है उसे हम कोरोना कहते हैं। अब कौन सा कोरोना, जो फैला हुआ वो वाला कोरोना नहीं, जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है वो वाला कोरोना। देखिएगा, तीसरा हो गया, चौथा हो गया संवहनी मेखला हो गई, और पांचवा हो गया वर्णमंडल, और छठा हो गया प्रकाश मंडल। अब सूर्य से कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी छोटे एग्जाम तो अक्सर पूछे जाते हैं, बड़े एग्जाम में अब थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन बनना बंद हो गया है, लेकिन फिर भी जानकारी जरूरी है। तो ये चीज देखिएगा, सूर्य की बाहरी सतह का ताप अगर आपसे पूछा जाए, बाहरी सतह का मतलब वर्णमंडल, बाहरी सतह का मतलब वर्णमंडल, या फिर इसे कहते हैं वर्णमंडल को जो कहते हैं, अगर हम लिखेंगे बाहरी सतह का ताप। अब बाहरी सतह का मतलब कौन सी सतह होनी चाहिए, प्रकाश मंडल को छोड़ के वर्णमंडल, तो आप बाहरी सतह के आगे लिखेंगे वर्णमंडल। और वर्णमंडल का जो तापमान होता है, वर्णमंडल का जो तापमान होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन, अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो उसमें सीधे पूछा गया है कि सूर्य की बाहरी सतह का ताप कितना होता है, तो बाहरी सतह का जो ताप होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर थोड़ी सी बात करी जाए सूर्य की त्रिज्या वगैरह की, तो वो भी देख लीजिएगा। त्रिज्या का मतलब केंद्र से परिध के बीच जो दूरी होती है उसे नाम देते हैं त्रिज्या, और एक परिध से दूसरे परिध के बीच जो दूरी होती है उसे हम नाम देते हैं व्यास। तो जो त्रिज्या है, देखिएगा, यहां से जो त्रिज्या है, सूर्य की त्रिज्या की बात करेंगे, अगर सूर्य की त्रिज्या, अगर त्रिज्या पता है तो व्यास तो आप निकाल ही लेंगे, काम है नहीं, लेकिन फिर भी देखिएगा, सूर्य की जो त्रिज्या है वो 6.96 गुणे 10 के पावर 5 किलोमीटर लंबी है। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप कि लाख में आ रही है कि करोड़ में आ रही है कि अरब में आ रही है। तो जो त्रिज्या होती है वो 6.96 गुणे 10 के पावर 15 किलोमीटर होती है। अगर व्यास करेंगे तो इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे। एक चीज और, अब हम बात करेंगे, इसको डबल कीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फिलहाल थोड़ी सी जरूरत है। देखिएगा, अब जो हम बात करेंगे, अभी हमने आपको बताया था कि सूर्य के बाहरी सतह का जो ताप होता है वो होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूर्य पे जो धब्बों का तापमान होता है, धब्बे क्या होते हैं मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जानेंगे। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य के धब्बे का तापमान कितना होता है, सूर्य धब्बों का तापमान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि सूर्य धब्बों का जो तापमान होता है वो 1500 सेल्सियस होता है। अब सोच लीजिए कि एक सतह ऐसी है जहाँ का टेम्परेचर 6000 सेल्सियस है, लेकिन एक धब्बा बन रहा है, वहाँ का तापमान हो जा रहा है 1500 सेल्सियस। अब खुद सोच सकते हैं कि आखिर इतना अंतर क्या होता है, ऐसा क्या होता है सूर्य धब्बों में। और इन सूर्य धब्बों को अभी हम बात करेंगे आगे, कि जो धब्बा होता है इन्हें हम कहते हैं कलंक। और ये इन धब्बों की एक प्रक्रिया होती है कि 11 साल तक बनते हैं, फिर 11 साल तक धीमे धीमे खत्म होते हैं। लेकिन जब ये धब्बे उत्पन्न होते हैं, जब इनका प्रभाव होता है, तब हमारे यहाँ की जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार व्यवस्था है, मतलब मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो ध्रुवीय सुई होती है वो भी काम करना बंद कर देती है, गलत बताने लगती है। इतने तरीके से ये प्रभावित करते हैं धब्बे, और वहाँ का जो तापमान होता है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी और चर्चा करेंगे इसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा, देखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपकी, तो हम आगे चलते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हमें और भी बात करनी है। हमने आपको बता दिया कि प्रकाश की गति क्या होती है, प्रकाश की गति क्या होती है, तो लिख लीजिएगा आप, मैं बताऊं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, ताकि आपको चीज़ें इतना
मैटर दे दूंगा, इतना व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दूंगा कि एक बार 2 बार वीडियो देख लेंगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता और भी किताबों की ज़रूरत है। हाँ, आपकी ज़रूरत पड़ सकती है पिछले साल के क्वेश्चन पेपर की या फिर कोई प्रैक्टिस सेट की, जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन आंसर नहीं करा रहा हूँ तो पढ़ सकती है। लेकिन ये सोचिएगा कि कोई और किताब पढ़ लें तो ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पढ़ लीजिए, बहुत पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखिएगा, जो प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये हो गई। अब हम बात करेंगे, यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एक प्रकाश वर्ष में तो एक प्रकाश वर्ष पहले जानिएगा एक प्रकाश वर्ष होता क्या है। जैसे प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है, वैसे ही जब वो चलता जाएगा तो एक वर्ष में जितनी दूरी तय करेगा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष में जो हमारा प्रकाश होगा वो कितनी दूरी तय करेगा, 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष मतलब प्रकाश एक साल में, एक वर्ष में 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर, इतनी लंबी दूरी एक वर्ष में प्रकाश तय कर सकता है। ये बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि पारसेक, यही लिख लीजिएगा, पारसेक क्या होता है। देखो ये सब पैमाना है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। सबसे पहले लिखिएगा, जो पारसेक की पहली विशेषता है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। ठीक, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को कहते हैं पारसेक। अब पारसेक में कितना होता है कि 3.2 प्रकाश वर्ष। आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, पारसेक क्या होता है, इसमें कितनी यूनिट होती है ये जान लीजिएगा। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.4 × 10⁻13 किलोमीटर, जबकि एक पारसेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये थोड़ी नॉर्मल चीजें थी। अब जो हम पढ़ेंगे इसके आगे, वो हम बात करेंगे सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में। सूर्य के आंतरिक संरचना के बारे में। अब सूर्य की जो आंतरिक संरचना है वो आपको दिख रही होगी। आंतरिक जो संरचना है वो आपको दिख रही होगी। कैसे, ये सूर्य हमारा है, ये बीच वाला हिस्सा कोर या क्रोड कहलाता है, फिर दूसरा हिस्सा विकिरण मेखला कहलाता है, तीसरा कोरोना कहलाता है, चौथा संवहनी मेखला, पांचवा वर्णमंडल और छठा जो होता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। इनके बारे में कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कोर के बारे में। कोर के बारे में या क्रोड के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्रोड क्या होता है, इसकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। तो सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम नाम देते हैं कोर या क्रोड का। इसका जो तापमान होता है वो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। 1.5 10⁻7 डिग्री सेल्सियस ये क्रोड का तापमान होता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है एक क्रोड का तापमान। बाहरी तापमान हमने आपको बता ही दिया है कि क्रोड का कितना होता है, और उसके आगे देखेंगे। ठीक है, हम थोड़ी सी बात कर लें प्रकाश मंडल को, और प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर नाम देते हैं।
प्रकाश मंडल को जो नाम दिया जाता है वो कहते हैं प्रकाश मंडल को फोटोस्फीयर। अगर वर्ण मंडल की बात करेंगे तो इसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। ठीक है, ये चीजें हैं। तो देखिए प्रकाश मंडल के बारे में अगर बात करेंगे, जो सूर्य की दीप्तिमान सतह होती है, दीप्तिमान का मतलब जहां से जो लपट होती है, जो एकदम बाहरी हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं दीप्तिमान सतह। जो जहां से लपटें निकलती हैं, ठीक, उसे कहते हैं दीप्तिमान सतह। और उस हिस्से को हम कहते हैं प्रकाश मंडल। जहां से सूर्य का प्रकाश निर्गत होता है, निकलता है बाहरी वायुमंडल में, उसे हम कहते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर नाम देते हैं। ठीक, अब बात करेंगे हम वर्णमंडल की। वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर, इसकी यहाँ से क्वेश्चन प्रकाश मंडल से भी बने, वर्णमंडल से भी ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो वर्णमंडल क्या होता है, इसकी थोड़ी विशेषताएं हैं उसके बारे में। प्रकाश जो प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। अब सोचिएगा कि प्रकाश का अवशोषण करने का मतलब ये हो गया कि प्रकाश आएगा, उसे वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा, तो हम कहेंगे कि उसने प्रकाश का अवशोषण कर लिया। तो कहते हैं शोषण करना। शोषण करने का मतलब जबरदस्ती करके लूटना। शोषण करने का मतलब ये होता है। अवशोषण का मतलब कि भैया आओ, आराम से आओ, और हमारे अंदर समाहित हो जाओ, हमें समा जाओ, ये चीज होता है। ठीक है, तो अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना। तो जो वर्णमंडल होता है वो सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समाहित कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। ये पहली विशेषता हो गई वर्णमंडल की। और अगर आपसे पूछा जाता है, देखिएगा एक चीज बताऊं, इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। वर्णमंडल को नाम देते हैं क्रोमो। और क्रोमो में जो क्रोम शब्द है, इसका मतलब होता है रंग बिरंगा। आप जानते भी होंगे रंग बिरंगा। और रंग बिरंगा का मतलब अगर ये पूछा जाए वर्णमंडल का जो रंग होता है वो क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। बात क्या होती है, क्यों लाल होता है? क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के लाल प्रकाश को अपने अंदर सबसे ज्यादा समाहित करता है, सबसे ज्यादा अवशोषण उसका करता है, इसलिए इसे नाम देते हैं कि इसका रंग क्या हुआ, लाल होता है। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप पीछे वाले पीछे जो विगत वर्ष में क्वेश्चन पूछे गए उसको देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, हम थोड़ी सी बात करेंगे सौर कलंक की, या जो धब्बा था, हमने कहा था ना, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे आपसे। तो देखिएगा हम बात करेंगे सौर कलंक के बारे में। यहाँ से कई बार कई क्वेश्चन पूछा गया है। सौर कलंक के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में अभी हम कोरोना और विकिरण मेखला या फिर सबका चर्चा करेंगे, परेशान मत होइएगा। देखिएगा सौर कलंक की बात करें तो हमने आपको बताया था सन स्पॉट, सौर कलंक, या इसे कहते हैं धब्बा, सौर धब्बा। ठीक, इन तीनों नामों से इसे जानते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं। सौर कलंक का मतलब ये होता है कि अंदर सूर्य के अंदर बहुत सारी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, आर्गन है, कार्बन है, इस तरीके की गैसें। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई आग है, आग जल रही है बहुत तेजी से, और अचानक हम क्या करते हैं, ईंधन और ज़्यादा, मान लीजिए घास जल रही है, कोई सूखी घास है और वो जल रही है बहुत तेजी से, आग लगे, खूब मज़े से जल रही, आप और घास लाइए और उस पर पटक दीजिए पूरा, तो देखेंगे जो आग होगी वो कुछ समय के लिए धुआं देने लगेगी। मतलब उसे जलने में इतना ज़्यादा ईंधन हो जाएगा कि वो जल ही नहीं पाएगी। जैसे क्या होता है कि जब आप बाइक चलाते हैं, बाइक में क्या होता है, बाइक कभी कभी स्टार्ट नहीं होती है, लेकिन जब हम चौक लेके करते हैं तो जल्दी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप चौक को रेगुलर दबाए रखें तो क्या होता है कि जो तेल होता है वो ज़्यादा पहुंचने लगता है पिस्टन में, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जाती है। कारण क्या होता है, ईंधन बहुत ज़्यादा होता है, जलने में दिक्कत होने लगती है, धुआं देने लगती है गाड़ी। वैसे ही सूर्य में जो गैसें हाइड्रोजन हीलियम का जो प्रक्रिया हो रही है, जो अभिक्रिया हो रही है, उसमें क्या होता है कि और भी गैसें आके मिल जाती हैं,
जिसके कारण वहां पे सौर धब्बे का निर्माण होता है। तो जो सौर कलंक का निर्माण होता है ये 11 वर्ष तक बनता है, ये 11 वर्ष तक बनता है। और 11 वर्ष तक बनने के बाद अगले 11 वर्ष में ये धीमे धीमे खत्म होता है। ये सौर कलंक सौर के वायुमंडल में या सौर की परत पे 11 वर्ष तक बनता है, 11 अगले 11 वर्ष में धीमे धीमे खत्म होता है। लेकिन जब ये सौर कलंक उत्पन्न होता है सूर्य की सतह पर, तो पृथ्वी पे जितनी भी संचार व्यवस्थाएं होती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ये पूरे तरीके से खराब हो जाता है। ना तो अच्छे से मोबाइल से बात हो पाएगी, ना तो अच्छे से इंटरनेट चलेगा, ना तो बढ़िया से टीवी चलेगी, और भी जो चलाते हो कछु नहीं चलेगा, जो हेलो हाय करते हैं वो भी बंद हो जाएगा। मतलब पूरे तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो जाता है। और यहाँ तक कि जो ध्रुवीय सुई होती है वो भी खराब हो जाती, खराब मतलब काम करना बंद कर देती या गलत तरीके से काम करने लगती है। तो ये होता है सौर कलंक। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब और भी क्या क्या है कि सूर्य के पे उत्पन्न होने वाला जो सौर कलंक होता है या फिर सौर धब्बा होता है, उसकी सतह का तापमान, जो यहाँ का सतह का तापमान अभी हमने बताया था आपसे कि 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, उससे कम होता है। मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस भी उससे और ज़्यादा कम होता है। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होता है उससे 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें थोड़ी सी और अधिक चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। अगर बात एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सौर कलंक को खोजा किसने था। सबसे पहले अगर इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे, अगर हम कहें कि इनको खोजा किसने था, तो वैज्ञानिक थे गैलीलियो। वैज्ञानिक थी गैलीलियो। इन्होंने सौर कलंक को खोजा था, मतलब इसके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। आखिर यह क्या चीज होती है, कब उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने के बाद कितना बढ़िया कांड करती है, जो भी है, ठीक है। देखिएगा, ये हो गया गैलीलियो। गैलीलियो महोदय ने और भी चीजें इसके बारे में बताई। क्या क्या बताई, लिखिएगा। जो सौर कलंक का केंद्रीय भाग होता है, सौर कलंक का जो केंद्रीय भाग होता है वो अत्यधिक काला होता है। तो अत्यधिक काला होता है, अत्यधिक काला होता है। कौन सा, उसका जो केंद्रीय भाग होता है। एक तो सूर्य का केंद्रीय भाग है, लेकिन जहां पे कलंक उत्पन्न होगा, जिस वाले हिस्से में कहीं भी उत्पन्न होगा, तो उसका जो रंग होगा वो क्या होगा, काला होगा। और जब अत्यधिक काला होगा तो उसे एक नाम दिया जाता है। इस नाम को हम कहते हैं अम्ब्रा। थोड़ी हाई चीज है, लेकिन जब सौर कलंक उत्पन्न होता है तो उसे कहा जाता है अम्ब्रा। और अम्ब्रा की विशेषता ये होती है जो पेनाम्ब्रा में से घिरा होता है। मतलब अम्ब्रा के ऊपर एक परत होती है। मान लीजिए ये अम्ब्रा है, इसके ऊपर एक परत होगी, इसके ऊपर एक परत होगी जिसे हम नाम देंगे पेनाम्ब्रा। तो पेनाम्ब्रा के अंदर अम्ब्रा के नीचे जो होता है वो काले रंग का सौर धब्बा होता है। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सौर कलंक उत्पन्न हो रहा है, देखिए यहाँ पे इस वाले हिस्से में सौर कलंक उत्पन्न हो रहा है। तो सौर कलंक अगर उत्पन्न हो रहा है तो इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा कहलाता है पेनाम्ब्रा। ये वाला हिस्सा पेनाम्ब्रा कहलाता है। और पेनाम्ब्रा के अंदर जो एकदम ब्लैक वाला हिस्सा होता है ये होता है सौर कलंक या सौर धब्बा। और जो ये बीच वाला हिस्सा आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं अम्ब्रा। मतलब पेनाम्ब्रा के अंदर होता है अम्ब्रा, अम्ब्रा के नीचे होता है सौर कलंक या सौर धब्बा। इतनी बात क्लियर हुई। अगर इतनी बात क्लियर हुई है
तो आगे बढ़ा जाए। देखिए लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और आपको जाननी है। जाननी क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अगर आप पिछली वाला देखेंगे तब। देखिएगा मैं आपको बताऊं कि जो कोरोना है, ये वाला हिस्सा, इसके बारे में पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। कोरोना की विशेषता ये होती कि जब सूर्य ग्रहण लगता है, अब सोचिएगा ये वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, बीच वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता, तो ये जो कोरोना वाला हिस्सा है यही हमें दिखाई देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा हिस्सा हमें दिखाई देता है। आप सीधे कहेंगे कि कोरोना सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब कौन सा सूर्य ग्रहण, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा उस समय जो सूर्य की सतह दिखाई देती है उसे हम नाम देते हैं कोरोना। और यही कोरोना है जहां से एक्सरे किरणें उत्पन्न होती है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इनका सामना हम अपनी नंगी आंखों से नहीं कर सकते, ठीक है। और एक विशेषता और है जो सबसे ज़्यादा पूछा, इसी कोरोना को सूर्य का मुकुट कहते हैं। सूर्य का मुकुट कहा जाता है। इसी कोरोना को सूर्य का मुकुट कहा जाता है। अब बात आती है सूर्य का मुकुट क्यों कहा जाता है। कारण क्या है कि मुकुट का मतलब होता है उसके सर पे विराजित होने वाला वस्तु या होने वाली वस्तु। वैसे ही जब सूर्य ग्रहण लगता है तो ये बाहरी भाग दिखाई नहीं देता, आंतरिक भाग दिखाई नहीं देता, जो एक लाइन हमें दिखाई देती है अगर आप देखे होंगे तो उसे ही नाम देते हैं कोरोना। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय भी जो चीज़ें चमकती हैं उसे हम कहते हैं कोरोना। और ये वाला कोरोना है जो वायरस फैला, इसकी बात नहीं हो रही है, मत सोचने का वही वाला कोरोना नहीं, सूर्य में भी ये है। तो हमने बात कर ली विकिरण मेखला और संवहनी मेखला। संवहनी मेखला का मतलब ये होता है कि जब सूर्य का वो हिस्सा जिसमें उष्मा संवहन के रूप में चलती है। विकिरण मेखला का मतलब सूर्य का वो हिस्सा जहां से विकिरण, जहां से तरंगे उत्पन्न होती हैं, जहां से एक्सरे उत्पन्न होती है, जहां से अल्ट्रावायलेट किरणें उत्पन्न होती हैं, पैरावैगनी किरणें उत्पन्न होती है, वो हिस्सा विकिरण मेखला कहलाता है। और संवहनी मेखला में जहां से सूर्य की लपटें निकलती हैं, क्योंकि संवहनी मेखला के आगे ये वर्णमंडल जो सूर्य के उष्मा या ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है प्रकाश के। उसके बाद अच्छा यहाँ से एक चीज़ और आप जान लीजिएगा, क्या होता है कि जैसे आग जब जलती है तो होता क्या, अगर आग बहुत तेजी से जल रही है तो होगा क्या कि कभी कभी आग जलने के बाद लपट बीच में दिखाई नहीं देती, फिर लास्ट में दिखाई देती है। होता है ऐसा, देखे हैं नहीं देखे हैं, देखे हैं, ठीक है। क्या होता है जब आग जल रही होती है, आग जब तेजी से जल रही होती है तो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे आग जल रही है तो आग जलती जरूर है लेकिन हमें फिर दिखाई नहीं देती है, ये बीच वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता है, फिर आगे दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि लपट इतनी तेज होती है कि हवाओं के साथ वो जो दूर चली जाती है, ठीक है। तो उसे कुछ नाम से जाना जाता है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा देखिए। क्या होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो अपने वायुमंडल में जाता रहता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसके अंदर हवाएं जो चलती हैं, जो इसमें संवहन मंडल है उसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो कभी कभी अपने वायुमंडल को छोड़ के बाहर निकल जाता है, अपने वायुमंडल को छोड़ के बाहर निकल जाता है। जैसे जब बाहर निकलेगा तो हम कहाँ रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं। तो पृथ्वी की बात करेंगे, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। अब यहां से इसके उत्तर से कोई एक संवहनी और चीज निकला, प्रकाश का एक गोला निकला
और वो हमें उत्तरी ध्रुव पे दिखाई दिया। और एक कोई इसके इस वाले हिस्से से कोई प्रकाश का एक पुंज निकला और ये हमें दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई दिया। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सूर्य से निकलने वाली जो संवहनी मेखला से जो सूर्य की किरणें निकलती हैं उन्हें उत्तरी ध्रुव पे किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे कि सूर्य के हिस्से से या सूर्य के बाहरी हिस्से से निकलने वाली जो सतह होती है, जो उष्मा होती है, जो ऊर्जा होती है, जो प्रकाश होता है, मतलब यहाँ से प्रकाश तो निकलता ही रहता है लेकिन एक स्पेशल प्रकाश जो उसके वायुमंडल से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकल जाता है तो हमें उत्तरी पृथ्वी के, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है। जब ये उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देता है तो इसे हम कहते हैं अरोरा, इसे नाम देते हैं अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस किसे कहते हैं कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसे कहते हैं अरोरा बोरियालिस, या अरोरा बोरियालिस को एक नाम देते हैं सुमेर ज्योति। सुमेर ज्योति दोनों से क्वेश्चन पूछा गया है कि सुमेर ज्योति कहाँ दिखाई देती है, अरोरा बोरियालिस कहाँ दिखाई देता है। तो दोनों पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली प्रकाश पुंज है, प्रकाश का गोला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई देता है उसे हम नाम देते हैं, तो दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश हमें दिखाई देगा उसे नाम देंगे अरोरा, उसे नाम देंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। रुकिए, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर जो प्रकाश हमें दिखाई देगा उसे हम नाम देंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ पे, दक्षिणी ध्रुव पे, और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस है उसे हम नाम देंगे कुमेरु ज्योति। कुमेर ज्योति। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य का जो प्रकाश दिखाई देता है, सूर्य का जो प्रकाश पुंज हमें दिखाई देता है उसे क्या नाम देंगे, अरोरा ऑस्ट्रेलिस या कुमेर ज्योति। इतनी बात क्लियर हुई। ये था पूरा सूर्य के बारे में एक चर्चा। और जाते जाते आपसे एक सविनय निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। लाइक करके बता दीजिएगा, जितना ज़्यादा लाइक रहेगा समझ जाऊंगा कि हाँ उतने लोग देखे। ठीक है, तो देखिएगा, अगर यहाँ से किसी प्रकार कोई समस्या होगी, एक दो बार देखेंगे तो, एक बार देख लेंगे तो नहीं भूलेगा, इतनी बात तो पता है। अगर ग्राफिकल तरीके से जो चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं वो आपको भूलेंगी नहीं, क्योंकि जब मूवी याद हो जाती है तो ये भी याद हो जाएगी। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।